नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल एकेडमी की एनसीईआरटी सेक्शन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की समाजशास्त्र की पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का चौथा अध्याय। अध्याय इस प्रकार है, संस्कृति तथा समाजीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय को और सबसे पहले जानते हैं अध्याय के परिचय को। दोस्तों, समाज की तरह संस्कृति शब्द को भी बार बार तथा कभी कभी अस्पष्ट ढंग से प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा इसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। रोज़मर्रा की बातों में संस्कृति कला तक सीमित है अथवा कुछ वर्गों या यहाँ तक कि देशों की जीवन शैली की तरफ संकेत करती है। समाजशास्त्री एवं मानव विज्ञानी उन सामाजिक संदर्भों का अध्ययन करते हैं जिनमें संस्कृति विद्यमान है। वे संस्कृति को अलग से लेकर इसके विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आपको अनजानी जगह या प्रदेश का पता लगाने के लिए एक मानचित्र की आवश्यकता होती है, उसी तरह से समाज में व्यवहार करने के लिए आपको संस्कृति की आवश्यकता होती है। संस्कृति एक सामान्य समझ है जिसको समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा तथा विकसित किया जाता है। किसी भी समूह की आपसी सामान्य समझ इसे अन्य से अलग करती है तथा इसे एक पहचान प्रदान करती है, लेकिन संस्कृति कभी भी परिष्कृत उत्पाद नहीं होती। ये सदा परिवर्तनशील तथा विकसित होती रहती है। इसके तत्व लगातार जुड़ते, घटते, विस्तारित, संकुचित तथा पुनः व्यवस्थित होते रहते हैं। इसके फलस्वरूप संस्कृतियाँ प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में गतिशील रहती हैं। दोस्तों, व्यक्तियों की अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य समझ विकसित करने तथा विभिन्न चिन्हों तथा संकेतों से वही अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती है। अर्थ का सृजन सामाजिक सद्गुण है जिसे हम परिवारों, समूहों तथा समुदायों में अन्य व्यक्तियों के साथ रहकर सीखते हैं। हम परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा साथियों के साथ विभिन्न सामाजिक परिवेशों में अंतःक्रिया द्वारा विभिन्न साधनों तथा तकनीकों के साथ साथ अभौतिक चिन्हों तथा संकेतों का प्रयोग करना सीखते हैं। इसमें से अधिकांश ज्ञान की जानकारी हमें व्यवस्थित ढंग से मौखिक रूप से या किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए नीचे दी गई अंतःक्रिया पर ध्यान दें कि कैसे शब्द तथा चेहरे के हाव भाव बातचीत में अर्थ संप्रेषित करते हैं। चलिए बॉक्स में दिया गया हम कथन देख लेते हैं। यात्री ने ऑटो चालक से पूछा, इंदिरा नगर। यहाँ वह क्रिया जिससे प्रश्न का अर्थ संप्रेषित होता है वह आँखों के संकेत में निहित है। बारथीरा या क्या आप चलेंगे? यदि प्रश्न का उत्तर हाँ हुआ तो चालक अपना सिर पिछली सीट की ओर हिला देगा। यदि उत्तर ना हुआ, जैसा कि अक्सर होता है और प्रत्येक बेंगलोर वासी जानता है, तो वह चला जाएगा या वह मुंह बनाएगा जैसे कि उसने कोई गलत शब्द सुन लिया हो, या मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाएगा जैसे कि वह खेद व्यक्त कर रहा हो। यह उस क्षण की स्थिति के अनुसार होगा। इस सीखने की प्रक्रिया से हमें समाज में अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता मिलती है। आप पहले ही परिस्थिति एवं भूमिकाओं के बारे में जान चुके हैं। परिवार में हम प्रारंभिक सामाजिकरण को सीखते हैं, जबकि स्कूल तथा अन्य संस्थाओं में द्वितीयक सामाजिकरण होता है। इस बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक 2 पे चलते हैं और जानते हैं विविध परिवेश और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में। दोस्तों, मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक परिवेशों जैसे पहाड़ों तथा मैदानों, जंगलों तथा स्वच्छ स्थलों, रेगिस्तानों तथा नदी घाटियों, द्वीपों तथा मुख्य भूमि में रहते हैं।
वह विभिन्न सामाजिक स्थानों जैसे कि गांवों, कस्बों तथा शहरों में भी रहते हैं। विभिन्न वातावरणों में प्राकृतिक तथा सामाजिक स्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति विभिन्न नीतियां अपनाते हैं। इससे जीवन जीने के विभिन्न तरीकों या संस्कृतियों का विकास होता है। भारत में तमिलनाडु तथा केरल के समुद्री किनारे के साथ साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों को प्रभावित करने वाले 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी के विध्वंस के दौरान अपनाई गई सुरक्षा की तकनीकों में विषमताएं इसका प्रमाण थी। मुख्य भूमि तथा द्वीपों के लोग अपेक्षाकृत आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। इन द्वीपों के मछुआरे तथा सेवा कार्मिक सचेत नहीं थे तथा इन्होंने अत्यधिक विध्वंस को सहन किया है और इसमें अनेक लोगों ने जानें भी गंवाई। दूसरी ओर द्वीपों में रहने वाली आदिम जनजातियों ने जैसे कि ओंगे, जारवा, ग्रेट अंडमानी और सोम्पेन, जिनकी आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुंच नहीं है, अपनी अनुभवी जानकारी के आधार पर आपदा का अनुमान लगा लिया तथा ऊंचाई वाले स्थानों पर जाकर अपना बचाव कर लिया। इसी आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुंच होने से आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति से बेहतर नहीं हो सकती। अतः संस्कृतियों को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु प्रकृति द्वारा आरोपित दबावों का सामना करने की इनकी पर्याप्त या अपर्याप्त योग्यता के आधार पर इन्हें जांचा जरूर जा सकता है। चलिए अब देखते हैं संस्कृति की परिभाषा। सामान्यतः संस्कृति शब्द का प्रयोग शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा चित्रकला में परिष्कृत रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है। यह परिष्कृत रुचि लोगों को असांस्कृतिक आम व्यक्तियों से अलग करने के लिए रखी गई थी। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हम स्वयं चाय के स्थान पर कॉफ़ी को प्राथमिकता देते हैं। इसके विपरीत समाजशास्त्री संस्कृति को व्यक्तियों में विभेद करने वाला साधन नहीं मानते, परंतु जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपनी स्वयं की संस्कृति का विकास करती है। अंग्रेज विद्वान एडवर्ड टायलर संस्कृति की एक पूर्व मानवविज्ञानीय परिभाषा देते हैं। उनका कहना है कि संस्कृति या सभ्यता अपने व्यापक निर्याती अर्थ में एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल हैं। मानव विज्ञान के प्रकार्यात्मक स्कूल के संस्थापक पोलैंड के ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की ने 2 पीढ़ियों के बाद लिखा कि संस्कृति में उत्तराधिकार में प्राप्त कलाकृतियाँ, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रिया, विचार, आदतें तथा मूल्य शामिल हैं। क्लिफोर्ड ग्रिट्स ने सुझाव दिया था कि हम मानवीय क्रियाओं को पुस्तक में दिए गए शब्दों की तरह देखते हैं तथा उन्हें संदेश का संप्रेषण करते हुए देखते हैं। मानव एक प्राणी है जो अपने स्वयं के बुने हुए महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ है। मैं संस्कृति को यही जाल मानता हूँ। हमारी खोज किसी आकस्मिक व्याख्या के लिए नहीं है, परंतु एक ऐसी व्याख्यात्मक परिभाषा के लिए है जिसका अर्थ निकलता है। इसी तरह लेस्ली व्हाइट ने संस्कृति को वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को अर्थ देने वाले साधन के रूप में तुलनात्मक महत्व दिया। इसके लिए उन्होंने किसी स्रोत विशेष के पानी को लोगों द्वारा पवित्र माने जाने का उदाहरण दिया। दोस्तों, क्या आपने मेलिनोव्स्की की परिभाषा में कोई ऐसी चीज़ देखी है जो टायलर की परिभाषा में नहीं है? कला के अतिरिक्त टायलर द्वारा सूचीबद्ध की गई सभी वस्तुएं अभौतिक हैं। इसका कारण यह नहीं है कि टायलर ने स्वयं
कभी भी भौतिक संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में वह संग्रहालय के अध्यक्ष थे तथा मानव विज्ञान पर उनके अधिकांश लेख विश्व के विभिन्न समाजों की कलाकृतियों तथा औजारों की जांच पड़ताल पर आधारित है, जहां की उन्होंने कभी कोई यात्रा नहीं की थी। अब हम संस्कृति के बारे में उनकी परिभाषा को इसके अति सूक्ष्म तथा अमूर्त आयामों पर आधारित एक प्रयास के रूप में देखते हैं, ताकि उनके अध्ययन में शामिल समाजों के बारे में व्यापक समझ प्राप्त की जा सके। मैलिनोव्स्की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर फंस गए थे। तब उन्होंने इस बात की खोज की कि जिस समाज का आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ लंबी अवधि तक रहना कितना महत्वपूर्ण है। इसने आगे चलकर क्षेत्रीय कार्य की परंपरा की स्थापना की, जिसके बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। दोस्तों, मानव विज्ञानी अध्ययनों में संस्कृति की बहुत बहुल परिभाषाओं ने अल्फ्रेड क्रोबर तथा क्लाइड क्लूखोन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मानव विज्ञानी थे, को 1952 में एक व्यापक सर्वेक्षण कल्चर, एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनिशंस के प्रकाशन में मदद की। सर्वेक्षण में दी गई विभिन्न परिभाषाओं के कुछ प्रतिदर्श ऊपर दिए जा रहे हैं। चलिए पहले हम इन प्रतिदर्श को पढ़ ले रहे हैं। इसमें क है सोचने, अनुभव करने तथा विश्वास करने का एक तरीका, और ख है लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका, और ग है व्यवहार का सारांश, घ है सीखा हुआ व्यवहार, और अंग है सीखी हुई चीज़ों का एक भंडार, च है सामाजिक धरोहर जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है, छ बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानकीकृत दिशाओं का एक समुच्चय है, ज व्यवहार के मानकीय नियमितीकरण हेतु एक साधन है। दोस्तों, इन परिभाषाओं की तुलना यह देखने के लिए करें कि इनमें से कौन सी परिभाषा या परिभाषाओं का समुच्चय आपको सबसे ज़्यादा संतोषजनक लगता है। आप शायद सबसे पहले बार बार प्रयुक्त शब्द तरीका, सीखना तथा व्यवहार को पाएंगे। हालांकि यदि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है, तो अर्थों के बदलाव को पाएंगे। पहली परिभाषा मानसिक तरीकों की बात करती है, जबकि दूसरी जीवन के संपूर्ण तरीके की बात करती है। घ, अंग तथा च परिभाषाओं में संस्कृति के उस पक्ष पर बल दिया गया है जो समूहों में तथा पीढ़ियों में आपस में बांटी जाती हैं तथा हस्तांतरित होती रहती हैं। अंतिम दो परिभाषाओं में पहली बार संस्कृति को व्यवहार निर्देशित करने के साधन के रूप में दर्शाया गया है। संस्कृति शब्द वाले उन वाक्यों की सूची बनाएं जो आपने सुने हों। अपने मित्रों तथा परिवारों से संस्कृति का अर्थ पूछिए। संस्कृतियों के बीच अंतर के लिए उनके मानदंड क्या हैं। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में इतना ही, और संस्कृति के आयाम के बारे में हम अगले वीडियो क्लास में देखते हैं।